हेलो दोस्तों, सुप्रभात। एक बार पुनः मैं राघवेंद्र साहू आपके चैनल दृष्टि या न्यू विजन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया वर्णमाला की संख्या कितनी होती है या और व्यंजनों की संख्या, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया। अब आगे देखते हैं कि व्यंजनों की और कितनी संख्याएं हो सकती हैं, किसके आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, ये आपको इसमें डिस्कशन करते हैं। तो इसके बाद जो व्यंजनों का होगा वर्गीकरण, तो पहला हमारा होता है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो जब प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें भी आपका होगा स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। इसमें स्पर्श व्यंजन में जो प्रयत्न के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे तो इनकी संख्या हमारी क्या होती है, 20 होती है। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का व्यंजन कितने होंगे, तो स्पर्श व्यंजन कितने होंगे, तो आपके क्या होंगे, 20। यदि वैसे नॉर्मल पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी देना, 25। इसमें होता क्या है कि इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, ध्यान दीजिएगा बात को, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण छोड़ देते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का हम पांचवा वर्ण इसमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो हमारी कितनी संख्या आ जाएगी, हमारी 20 होगी। इसके बाद होता है, इसके बाद आएगा स्पर्श संघर्षी। कौन सा व्यंजन आएगा, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं चा, छा, जा और झा, इसमें क्या होता है कि जो श्वास होती है जीभ को स्पर्श करते हुए क्या होती है, निकलती है। इसलिए ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। जो ऊष्ज व्यंजन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बस नाम यहाँ पर अलग आ गया है, इसमें भी श्वास जो होती है घर्षण करती हुई निकलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आपका अगला आता है नासिक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? नासिक व्यंजन। अब देखिए, जब नासिक व्यंजन जो होता है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या किया है, छोड़ दिया है। तो ये जो वर्ण आपके छोड़े हुए हैं, ये आपके यहाँ पर क्या जाएंगे, नासिक व्यंजन आ जाएंगे। क्या कौन से व्यंजन आ जाएंगे, नासिक व्यंजन, या इन्हें को नासिक व्यंजन भी आप कह सकते हैं। तो आपके अंगा, इया, अणा, ना और मा, ये क्या हो जाएंगे, आपके नासिक व्यंजन हो जाएंगे। कैसे व्यंजन हो जाएंगे, नासिक व्यंजन हो जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन होता है आपको ला। कौन सा व्यंजन होता है पार्श्विक व्यंजन? ला। अगला होता है प्रकंपित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन हम बोलते हैं रा को। क्यों? क्योंकि इसमें जीभ क्या होती है, जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ में क्या होता है, कंपन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। और इसी को हम क्या, दूसरा एक नाम आता है लुंठित व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम आता है, लुंठित व्यंजन। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रकंपित व्यंजन कौन सा है या लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, आपका पता हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक और नाम आता है आपका, कभी पूछ लिया जाता है संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन। संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन आपका क्या होता है, केवल या और वाह होते हैं। ये कौन से व्यंजन होते हैं, संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है, इसी में एक और आता है जिसको हम कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। कौन सा व्यंजन कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, डा और ढा। डा और ढा, डा और ढा के नीचे जब हम बिंदी लगाएंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, ये उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा कि उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इसी को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, क्या कौन से व्यंजन कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसका प्रयोग कहां पर होता है? इनका जो प्रयोग होता है आपका या तो शब्द के बीच में होगा, यानी कि जब डा और ढा शब्द के या तो बीच में आ जाएंगे या फिर आपका अंत में आ जाएगा, तब हम किसका द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं सड़क, तो डा के नीचे आपकी बिंदी लगेगी अर्थात उच्छिष्ट व्यंजन होगा। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं डमरू, तो डा के नीचे बिंदी नहीं लगेगी। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से जैसे मैंने कहा बढ़ या मैं कह दूं चढ़, इन दोनों में, इन सब में आपका उच्छिष्ट व्यंजन आएगा। या तो शब्द के क्या होंगे? बीच में आएगा डा और ढा, तब आपको उच्छिष्ट व्यंजन, या तो फिर क्या कहां दिया हो? अंत में दिया हो, तब हम क्या करेंगे? इनका प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये आपके जो व्यंजन मैंने आपको बताया, ये होते हैं आपके प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें प्रश्न पूछेगा कि बताइए प्रयत्न के आधार पर इस पर से व्यंजन कितने होते हैं? 20। या पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन इस पर संघर्षी व्यंजन है? तो चा छा ज्यादा आपके कौन से व्यंजन है इस पर संघर्षी व्यंजन है? पूछेगा संघर्षी व्यंजन कौन से है? तो सा सा साहा आपके कौन से व्यंजन है? ये आपके संघर्षी व्यंजन है। इसके बाद आपका नासिक व्यंजन आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पांचों वर्ण आपका नासिक व्यंजन आ जाएगा, इन्हीं को नासिक व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन में आपका ला आता है। इस पार्श्विक व्यंजन में ला, क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते देखिएगा जीभ हमारा मुड़ती है, पीछे के हिस्से से मुड़ जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन या लुथित व्यंजन आपका रा होता है। संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन आपका या और वा होता है। उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन आपका डा और ढा होता है। यानी कि इनका प्रयोग हम कहां करते हैं? यानी कि जब कोई शब्द डा और ढा शब्द के या तो बीच में आएगा या फिर अंत में आएगा, या आपके कैसे हो जाएंगे? उच्छिष्ट व्यंजन होंगे। और ये आपके क्या हो गए? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन हो गए। बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं, चलिए इसका अगर नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। अभी व्यंजनों का वर्गीकरण अभी और है, ठीक है? तो ये हो गए आपके हमारे प्रयत्न के आधार पर। इसके बाद आगे आ जाएंगे, प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन पूछे जाते हैं। घोषत्व के आधार पर भी आपके व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो यही सब चीजें इसमें अभी डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राणत्व के आधार पर जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण हम करते हैं, ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो हमारा अल्प प्राण होता है और दूसरा होता है महाप्राण। एक तो अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है? महाप्राण होता है। पूछ लेगा प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या प्राणवायु के आधार पर, इसी को प्राणत्व को क्या कर सकते हैं? प्राणवायु भी कहते हैं। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितना होता है? दो प्रकार से कर सकते हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण होता है। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब ज्यादा, ठीक है? तो इसमें आप देख लीजिएगा, इतना आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 135 अंतस्थ अल्पप्राण, इतना याद कर लीजिएगा। यानी कि 135 अंतस्थ अल्पप्राण, 135 अंतस्थ अल्पप्राण। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन, ये क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। क्या होंगे? अल्पप्राण। ध्यान दीजिएगा बात को। 135 अंतस्थ अल्पप्राण, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? अल्पप्राण होंगे, ठीक है? अब 135 का मतलब क्या हुआ? समझ लीजिए जरा यहां पर।
मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, लिख दे रहा हूं, का ख ग घ अंग, च छ ज छ इन, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये आपका कावर, कावर चावल टावर कावर पाव, ये पहला दूसरा तीसरा चार पांच। तो हमने क्या कहा कि 1 3 5 135, यानी कि पहला वर्ण तीसरा नंबर का और पांचवें नंबर का, ये आपके क्या होंगे अल्पा। और अंतस्थ कितने होते हैं? 4, हमने लिख बताई इसके पिछले वीडियो में, या वाला व्यंजन हो जाते हैं। अब पूछ लेता है कि बताइए अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आपके कितने 5 5 10 15, और अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4 होते हैं, तो 15 4 कितने हो गए? 19। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 19 होगी। कभी पूछ लिया जाए कि बताइए, पूछ लेता है कि बताइए अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 19। या ऐसे प्रश्न आ जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, कौन सा व्यंजन अल्पप्राण नहीं है। तो आप इतना याद कर लीजिएगा, 135 अंतस्थ अल्पप्राण। ठीक है, अब बात करते हैं महाप्राण के बारे में। तो आप इतना देख लीजिएगा, 24 ऊष्म महाप्राण, 24 ऊष्म महाप्राण। तो अब देखिए यहां पर हमने 1 3 5 ले लिया, तो क्या बचा हमारा? दूसरा और चौथा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये क्या होंगे? महाप्राण। अब देखिए कभी इनकी संख्या पूछे कि बताइए इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए ये आपका जो होगा दूसरे नंबर का, और ये आपका चौथे नंबर का। तो आपका 5 इसके 5 10, और ऊष्म व्यंजन आपके कितने हो गए? 4। तो इनकी संख्या पूछ ले कभी, इनकी संख्या कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है, तो बात समझ में आया। तो प्राणत्व के आधार पर या प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला आपका अल्पप्राण होता है और दूसरा आपका महाप्राण होता है। अल्पप्राण व्यंजन आपके 135 अंतस्थ अल्पप्राण, अर्थात इनकी संख्या अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 19। ठीक है, महाप्राण व्यंजनों की आपका इतने आती है 24 ऊष्म महाप्राण। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आपके क्या होंगे? महाप्राण व्यंजन होंगे। बात क्लियर हो गई? तो ये आपका हमारा हमने आपको बताया इसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण या प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है घोषत्व के आधार पर भी आपका व्यंजनों का वर्गीकरण पूछ लेता है कि बताइए घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर भी हम व्यंजनों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो देखते हैं जरा घोषत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो घोषत्व के आधार पर जो वर्गीकरण होता है ये भी 2 प्रकार से होता है। पहला होता है एक आपका घोष और दूसरा होता है अघोष। एक होता है घोष और दूसरा क्या होता है? अघोष। घोष को हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछ लेता है कि बताइए इसमें से कौन सा व्यंजन घोष है या अघोष है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और हा क्या है? तो अर्थात इसका अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो बन जाएगा 345
अंतस्थ हा। ठीक है, तो अर्थात 345 अंतस्थ हा। तो 345 मतलब प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और आपके क्या होंगे अंतस्थ व्यंजन होंगे और क्या हो जाएगा हा। ठीक है, अब देखते हैं अब इनकी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई पूछ लेता है कि बताइए घोष व्यंजनों की संख्या कितनी है या आपका सघोष की संख्या कितनी है। तो देखिए एक वर्ग हमने कितने तीन लिया, तो तीसरा चौथा पांचवा ले लिया, तो एक कितना होगा 5 होते हैं, तो 5 में 15, 15 4 19, 19 से 20। तो पूछेगा कि घोष की संख्या अगर कभी पूछ ले तो कितनी होगी 20 होगी। कितनी होगी 20 हो जाएगी। बात क्लियर। और अघोष, अब जैसे 3 4 5 हुआ तो हमारा बचा क्या, 1 और 2 बचा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 12 ऊष्म। 12 ऊष्म कितना याद कर लीजिए अघोष। अघोष ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा यहां प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। अब देखिए ऊष्म में हा नहीं जोड़ेंगे, यानी कि आप यहां पर ऊष्म नाम लिख करके आप तीनों साथ कर लीजिए क्योंकि हा ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और क्या जाएगा तीनों साथ जाएंगे। ये क्या होंगे आपके अघोष व्यंजन होंगे। कैसे व्यंजन होंगे अघोष व्यंजन होंगे। यदि एक भी संख्या पूछ लिया जाए तो एक लाइन के हमने 2 लिया तो 5 वर्ग होते हैं, 5 में 10 और 10 3 13, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो ये आपके घोषत्व के आधार पर होते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि एक आपका घोष हो गया, दूसरा क्या हो गया अघोष हो गया। ठीक है, इसको आप याद करें 345 अंतस्थ हा घोष। 345 अंतस्थ हा घोष अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और क्या हो जाएगा हा। इसके बाद अघोष में आ जाएगा 12 तीनों सा और अघोष। तो 12 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तीनों सा आ जाएगा और अघोष है। इनकी संख्या कितनी होगी 13 और इसकी संख्या कितनी होगी 20। तो ये हो जाता है बेटा हमारा क्या है घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा व्यंजनों के और भी पार्ट होते हैं, वो भी देख लेते हैं जरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए देखते हैं जरा इसको। अब आगे व्यंजनों का वर्गीकरण अभी और भी है, देखते हैं। इसके बाद आता है आपका द्वितीय व्यंजन। कौन सा व्यंजन द्वितीय व्यंजन। अब ध्यान दीजिए द्वितीय व्यंजन का मतलब हुआ द्वितीय मतलब दो व्यंजन, यानी कि इसमें 2 सामान्य व्यंजन होंगे लेकिन उनमें से एक आधा व्यंजन होगा और एक पूर्ण होगा। ठीक है, जब ऐसे व्यंजन एक साथ आए तो उनको हम क्या कहते हैं द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यानी कि द्वि मतलब 2, यानी कि 2 व्यंजन सेम होंगे जिनमें से एक आधा होगा और एक पूरा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा दिल्ली, क्या है दिल्ली, आधा ला हो गया पूरा ला, सेम व्यंजन होंगे, या आपका क्या हो गया द्वितीय। ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा द्वितीय व्यंजन है। जैसे मैंने कहा कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, पन्ना, ये सभी आपके जहां पर 2 व्यंजन एक साथ आए जिनमें से एक आधा हो और एक क्या हो पूर्ण हो, ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो समझ में आ गया, ये आपका क्या हो जाता है द्वितीय व्यंजन होता है। इसके बाद व्यंजन अभी और भी है व्यंजनों का वर्गीकरण। अब आते हैं उच्चारण के आधार पर कैसे व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है कई प्रकार से होता है, देखते हैं जरा। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का क्या वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जैसे हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ये आपके सभी ओष्ठ, ये आपके उच्चारण के आधार पर होते हैं। अब पहले आप देख लीजिए कि ये हिस्से आप हमारे शरीर में होते कहां कहां। देखिए ये जो हिस्सा होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं कंठ।
कंठ के ऊपर जो हिस्सा होता है, जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? तालु। तालु अर्थात तालव्य। जीभ के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जैसा आप उच्चारण करेंगे ट, तो जीभ मुड़ करके जहां पर भी ऊपर टच होती है वो आपका क्या होता है? मूर्धन। और जब जीभ आगे दांतों में टच हो, आगे के दांतों में जब स्पर्श करती है, वो आपका क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले के आधार पर देख लेते हैं, उच्चारण के आधार पर। तो पहला इसमें है, आप इतना याद कर लीजिएगा, आकु विसर्ज। कितना याद कर लीजिएगा? आकु विसर्ज कंठा। आकु विसर्ज कंठा, यानी कहने का मतलब, अब इसका देखते हैं। आकु विसर्ज कंठा इतना तैयार करने से आपको कंठ के सारे फार्मूले तैयार हो गए। जैसे आ हमने कहा, आ का मतलब क्या हुआ? आ छोटा और बड़ा दोनों हो गया। कु का मतलब हुआ आपका कावड़, का, ख, ग, घ। इसमें पांचवा वर्ण क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे, हा। और विसर्ज का मतलब हुआ ये आपका विसर्ग का स्थान। इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ। एक बार फिर देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला फार्मूला हमने कहा आकु विसर्ज कंठा। तो आ का मतलब छोटा बड़ा दोनों हुआ, कु का मतलब कावड़, कावड़ में हम पांचवा वर्ण छोड़ देंगे। इसके बाद आपका क्या हो गया? हा। और विसर्ज के मतलब ये आपका विसर्ग का स्थान। इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से होगा। दूसरा है ईचुस तालु। कितना याद करिए? ईचुस तालु। तालु का ही दूसरा नाम होता है तालम। क्या होता है? तालम होता है। अब इसको देख लीजिए, ई मतलब, ई का मतलब छोटी ई और बड़ी हो गया। चू का मतलब चावल, चा, छा, जा, झा। इसका भी पांचों वर्ण छोड़ देंगे। इसके बाद या और सा, या और सा। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? तालु। तालु कहेंगे, तालु को क्या कहेंगे? तालव्य कहेंगे। एक बार समझ लीजिए, इतना याद कर लीजिए, ईचुस तालु। तो ई का मतलब छोटी बड़ी दोनों हुआ, चू का मतलब चावल हुआ, पांचों वर्ण इसमें छोड़ देंगे, या हो गया, और ये आपका सा हो जाएगा। इसका उच्चारण क्या होगा? तालु। तीसरा है रिटुर्स मूर्धा। रिटुर्स मूर्धा, इसको हम क्या कहेंगे? मूर्धन कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? मूर्धन कहेंगे। अब देखिए, री, री का मतलब हुआ हमारा ऋषि, टू का मतलब हमारा हुआ टावर, टा, ठा, डा, ढा। ये आपका रा और सा। इनका उच्चारण क्या होगा? मूर्धा। मूर्धा को हम क्या कहते हैं? मूर्धन। क्या कहेंगे हम? मूर्धन कहेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे? रिटुर्स मूर्धा। री, टू का मतलब टावर, रा और सा। इनका उच्चारण क्या हो जाएगा हमारा? मूर्धा हो जाएगा। यहां तो बात क्लियर हुई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। इसके अलावा भी और भी है, तो हमने आपको तीन चीजें यहाँ बताया फार्मूले। आकु विसर्ज कंठा बताया, आ का मतलब छोटा बड़ा दोनों, कु का मतलब कावड़, हा और विसर्ज का उच्चारण कंठ होगा। ईचुस तालु, ठीक है। तो ई, चू का मतलब यहाँ चावल हुआ, या और सा, इनका उच्चारण तालु हो जाएगा। री, टू का मतलब टावर, और आपका ये रा और ये सा, इनका उच्चारण क्या हो जाएगा हमारा? मूर्धा हो जाएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं? मूर्धन कहते हैं। चलिए इसके अलावा अभी और देखते हैं, इसमें और भी उच्चारण स्थान होते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण या वर्णमाला का। तो अभी हमने कहा तक बताया आपको? मूर्धन। अगला है लतुस दंता। लतुस दंत। तो अब देखिए, इसमें ली, टू का मतलब टावर, ता, था, द, धा, ला और ये सा। ध्यान दीजिए, ली, टू का मतलब टावर, पांचवा इसका भी छोड़ेंगे, ला और ये सा। इनका उच्चारण कहां से होगा? दंत से होगा। कहां से होगा? दंत से होगा। अगला है, कितना याद कर लीजिएगा? उपु ओष्टो। उपु ओष्टो। तो उ का मतलब हुआ छोटा उ बड़ा उ दोनों हो गया। पु का मतलब हुआ आपका पावर, तो पा, फ, ब,
हाँ पांचों वर्ण इसका भी हम छोड़ देंगे। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा ओष्ठ, अर्थात ये कहां से बोली जाती है हमारे ओष्ठ से बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका अब देखिएगा कि यहां तक सबके हमने पांचों वर्ण छोड़े हैं, तो पांचों वर्ण का जो होता है इसको बोलते हैं यमंगणन, यमंगणन नासिका, यमंगणन नासिका। तो देखिए इसमें प्रत्येक वर्ण का सब पांचों वर्ण आ गए, तो इया मा अंगा अणा ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है नासिका। अब इसमें एक चीज और समझिए कि प्रत्येक वर्ण का जो पांचों वर्ण होगा वो हम कहां से बोला जाता है नासिका से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है नासिका से बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कभी पूछ ले कि बताइए मां का उच्चारण स्थान क्या है। यदि ऑप्शन में नासिका दिया है तो हम पहली बारी तक किसको देंगे नासिका। यदि नासिका या नाक ऑप्शन में नहीं दिया तो जो वर्ण जहां से छूटा है तो फिर वहां पहुंच जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए मां का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, ऐसे पूछ जाए तो आप बताइए मां किस लाइन में आता है, पांचवी लाइन में। ठीक है, तो मां का उच्चारण स्थान फिर कहां हो जाएगा ओष्ठ। ये कंडीशन तब लागू होगी जब हमारा नासिका ऑप्शन ना दिया हो। बात क्लियर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको यहाँ कहीं नहीं लिख पाया होगा ए और ओ का इसका उच्चारण स्थान नहीं लिख पाया होगा, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे ए आपका कैसा स्वर है, संयुक्त स्वर है। तो अच्छा देखिए जो ए मिलके बनता है किससे मिलके बनता है आ प्लस ई से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है आ प्लस ई से मिलके बनता है। तो हमें ए का तो नहीं मालूम, लेकिन हमें आ और ई का मालूम है कहां से बोला जाता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु। तो जो भैया ए का होगा वही किसका होगा ए का होगा। तो पूछ लिया जाए ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा तालु। इसके बाद देख लीजिए जैसे ओ का उच्चारण देख लीजिएगा, ओ जो मिलके बनता है आ प्लस उ से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है आ प्लस उ से मिलके बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा और उ का उच्चारण स्थान क्या होगा ओष्ठ। तो जो ओ का होगा वही किसका होगा औ का होगा। तो ओ और औ का पूछ ले कभी भी उच्चारण स्थान क्या होगा ओष्ठ होगा। बात कंठ ओष्ठ, यहाँ पर ए और ए का उच्चारण कंठ तालु एक ऑप्शन में आएगा और यहाँ ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ एक ऑप्शन में आएगा। ठीक है, और एक और है कभी दे देता है वा, इसका एक सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठम। क्या होता है वकारस्य दंतोष्ठम। तो जो वा का जो उच्चारण स्थान है किसका वा का जो उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ रहेगा, दंत प्लस ओष्ठ होगा। तो ये हमने आपको बता दिया उच्चारण स्थान। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर इनमें से एक या दो प्रश्न आपके हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि बताइए कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको आज पर व्यंजन के बारे में लगभग मैंने आपको हर चीज बता दिया है। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे गहनता से क्या करेंगे आप अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसमें बचा है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।